तो नमस्कार, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम वेक्टर स्पेस में थोड़ा आगे बढ़ते हुए वेक्टर स्पेस में हम लोग अभी तक एक्सटेंशन थ्योरम्स और डायमेंशन थ्योरम कर चुके हैं। एक्सटेंशन थ्योरम्स क्या होती है और डायमेंशन थ्योरम्स ये आप लोग पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे इसमें आप निकालते हैं। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहे और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आए। आइए देख लेते हैं क्या है आपका थ्योरम्स, क्या है एक्सटेंशन थ्योरम से रिलेटेड हम एक थ्योरम लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम बेसिकली आपको क्या होती है, क्या है थ्योरम्स, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट्स ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस VF का फ्रॉम अ पार्ट्स ऑफ अ बेसिस ऑफ V का, क्या है आपका फ्रॉम अ पार्ट बेसिस ऑफ अ V का। आपकी क्या है एक्सटेंशन थ्योरम्स क्या बताता है कि किसी भी फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एक बेसिस ज़रूर होता है, ये हमने पढ़ा है। और डायमेंशन थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस के बेसिस में दो नंबर्स ऑफ फाइनाइटली एलिमेंट्स वो होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। नाउ आगे देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें कई थ्योरम पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और उनका हम सोर्स में समझा दूंगी कि जैसे और अपनी इसकी लैंग्वेज आप अपनी रेफरेंस बुक की मदद से अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें वेक्टर स्पेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक जनरल अप्रोच बन जाती है हमें क्या क्या करना है। सो आपके पास में क्या है, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस VF फ्रॉम अ पार्ट्स ऑफ अ बेसिस ऑफ V। ये आपकी क्या है, ये इसका स्टेटमेंट है। इसका एक और स्टेटमेंट भी होता है, क्या होता है, और आपके पास में क्या होगा, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस VF either is a basis of V or can be extended to from a basis of V। यानी कि किसी भी फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस के किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट्स को या तो वो खुद ही बेसिस बन जाएगा, क्या बनेगा, या तो वो खुद ही बेसिस बन जाएगा या फिर उसे एक्सटेंड करके बेसिस बनाया जाएगा, किसका, V का। और ये भी दिखाया जा सकता है कि V क्या है, एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए जो हमें पूछा गया है उसी पर काम करेंगे। क्या पूछा गया है, आइए प्रूफ देख लेते हैं। क्या होता है इसका प्रूफ, क्या पूछा है, मान लो हमारे पास में क्या है, S इक्वल टू α1 α2 अप टू शोन्स αm। ये क्या है आपके लीनियरली S हमारे पास में क्या है, इसमें क्या है, S एक M वेक्टर का एलिमेंट से, क्या है, M वेक्टर्स का एलिमेंट है। ये हमारे पास में क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट से, क्या है, ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट्स ऑफ V का, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, किसका है, V का। तो लेट डायमेंशंस V इक्वल टू n, क्या बन जाएगा आपके पास में, डायमेंशंस ऑफ V बन जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या है आपके पास में कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो n है, n था वो फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था, क्या था, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस था, तो उसका डायमेंशंस आपने मान लिया n, क्या मान लिया, n,
तो उसका बेसिस ज़रूर होगा। तो आप मान लीजिए उसमें क्या है, एस डैश इक्वल टू क्या है, बीटा 1 बीटा 2 अप टू शोन्स बीटा n। क्या है, बीटा 1 बीटा 2 अप टू शोन्स बीटा n। तो ये इसका बेसिस हुआ। ध्यान दीजिएगा बेसिस कौन है, बीटाज है। क्या है, बेसिस कौन है, बीटाज है। किसका, अल्फाज का। ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक सेट्स बनाते हैं, उसमें क्या है, हम एक सेट्स बना लेते हैं। S1 क्या हो जाएगा, उसमें अल्फ़ा बीटा दोनों रख देते हैं, जैसे कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू शोन्स अल्फ़ा बीटा 1 बीटा 2 अप टू शोन्स बीटा n दोनों रख दिए। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, S1, ये आपके क्या हो जाएंगे, S1 m प्लस n में, दोनों में। S1 में कितने एलिमेंट हैं, n प्लस m एलिमेंट है। और ये हमें ध्यान रखिएगा कि जो बीटा 1 बीटा 2 अप टू शोन्स बीटा n बेसिस है, ये किसका डेमिनेशंस है, ये किसका डेमिनेशंस है, n का। तो इसका मतलब ये हुआ v का, ये किसका हुआ, इस v का। तो अल्फ़ा में से आप किसे, अल्फ़ा को बीटाज के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखेंगे, बीटा अल्फ़ा को बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। इसे कैसे लिखेंगे आप, एक्सटेंड करने के बाद में क्या लिखा कि अल्फ़ा कैन बी expressed as linear combinations of betas। तो ये बीटाज के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये S डैश है बेसिस। तो दैट्स वाई आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम उसको, S डैश इज अ बेसिस। S डैश क्या हो गया है, बेसिस लिख लिया है। अगर आप अल्फ़ा को बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि इम्प्लाइज दैट S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट। इम्प्लाइज दैट S1 क्या हो गया आपके पास में, लीनियरली डिपेंडेंट। S1 एक लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इक्वली में ध्यान दीजिएगा, इसलिए बताया है क्योंकि इसमें लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना था। पहले इसमें हम S1 को क्या कह रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। अब जैसे ही इसमें सेट्स डाला तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, पहले वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, अब ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो अब आप इसमें कोई भी ढूंढ सकते हैं कि जिसको कि आप प्रीसीडिंग या पूर्व वी के लीनियरली कॉम्बिनेशंस के रूप में क्या लिख सकते हैं, ग्रुप में लिखा जा सकता है लीनियरली डिपेंडेंट के। तो ये क्वेश्चंस अराइव है कि जो आपके क्या थे वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 टू शोन्स बीटा 1 बीटा 2 कि इसमें से कौन सा वेक्टर्स होगा। तो इसमें से आपका वो वेक्टर्स है जिसमें से उसके प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखा जा सकता है इस बीटाज में से। अब पूछेगा हमारे पास क्या है, बीटाज में से क्यों होगा। अब ये पूछने लगे आपके पास में इन बीटाज में से ही क्यों होगा। अल्फ़ा तो इन अल्फ़ा तो क्या है, अल्फ़ा भी तो हो सकता है, क्योंकि ये अल्फ़ा क्या है आपके पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अल्फ़ा क्या था, ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट था। और आप जब भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाओगे तो उसमें जो कोफिशिएंट है वो नॉर्मली क्या है, क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। जब इसका आप क्या हो जाएंगे, वे नॉर्मली आपके ज़ीरो हो जाएंगे। सो दैट्स वाई आप अल्फ़ा को लिख ही नहीं सकते। तो वे उसके कोफिशिएंट जीरो हो गए, तो आप अल्फ़ा को लिख ही नहीं सकते कि क्या उसमें प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या बन जाएगा। आपके पास में क्या बन रहा है कि अल्फ़ा बीटा अप टू शोन्स अल्फ़ा n में बन जाता है।
तो मतलब कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस में ऐसी स्थिति में अल्फा एन को कोफिशिएंट को नॉन जीरो करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, S1 क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और हमने क्या कहा था, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कहा था, इसलिए आपके क्या हो जाएंगे, इसलिए आपके पास में क्या हो जाएंगे कि अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू शोन्स अल्फा m और बीटा 1 बीटा 2 अप टू शोन्स बीटा n नहीं लिख सकते। इसके प्रेसिडिंग वेक्टर को किसको नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिखेंगे। इसके प्रेसिडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में आप इन बीटाज में से ही लेना पड़ेगा, आपको इन बीटाज में से ही लेना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़रूर आ जाएगा। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन ये जब भाई दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस हैं तो आपको कुछ न कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक गलत डायरेक्शंस में पढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो बीटाज है इन अल्फ़ा में से, जो ये बीटाज है इन अल्फ़ा में से ही तो हमारा काम बन जाएगा, और बीटाज को हटा देना जो शायद किसी काम के नहीं है, और इनमें से ही ले लेंगे, और जो बीटाज है उन्हें हटा देना ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सेट्स में तो अगर S1 अगर हमारे पास में ये S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो अल्फ़ा को इसके प्रेसिडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर ये S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके प्रेसिडिंग वेक्टर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो हम किसी न किसी बीटा आई को लिखेंगे। किसे लिखेंगे, हम किसी न किसी इन बीटा आई को लिखेंगे प्रेसिडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में। और जैसे ही हम बीटा आई को इन वेक्टर्स के बीटा या प्रेसिडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में S1 में से, तो ऐसी स्थिति में से क्या बन जाएगा आपका, S1 में से बीटा आई को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा S2, और इस S2 में से सारे अल्फ़ा 1 अप टू शोन्स अल्फ़ा n को बाहर निकाल देंगे तो आपका S2 क्या बन जाएगा कि एक नया एलिमेंट बन जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू शोन्स अल्फ़ा m, और बीटा 1 बीटा 2 अप टू शोन्स बीटा i प्लस 1 अप टू शोन्स बीटा m। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये आपके पास में जो S है ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये S है, इसमें क्या है आपका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m है। बेसिकली आपके पास में क्या बन जाएगा n ग्रेटर दैन m। तो जो सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स हो सकता है किसी भी वेक्टर स्पेस में, सब उसे छोटा होंगे, सब उससे क्या होंगे, छोटे ही होंगे। तो ये डेफिनेटली इस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू शोन्स अल्फ़ा 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, इससे किससे होगा, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से छोटा ही होगा डेफिनेटली। तो आपने क्या किया, इस S1 में से बीटा आई को हटा दिया और आपके पास में क्या आ गया S2 इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू शोन्स अल्फ़ा m बीटा 1 बीटा 2 अप टू शोन्स बीटा m तक। डेफिनेटली जिस तरह से ये S1 था, जिस तरह से आपके पास में ये S1 था, ये क्या बन गया आपके पास में ये LS इक्वल टू V को, क्योंकि ये जो S है ये V को जनरेट कर रहा है, क्योंकि अगर ये जनरेट करता है तो उसमें थोड़े से और एलिमेंट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, थोड़े से और एलिमेंट मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे अल्फ़ा आइज और बीटा आइज, तो ये अल्फ़ा भी जनरेट करेंगे। फिर उसी तरह से आपने ये बनाया, क्या बनाया कि S2 इक्वल टू L, S2 इक्वल टू V। ये S2 भी V को जनरेट करेगा। अगर ये S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो यही बेसिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस बन जाएगा। अगर
और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर इसे क्या किया जा सकेगा, इसे फिर किसी बीटाज को इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखा जा सकता है। और ऐसा आप करते जाओगे तो आप फिर एक इस स्थिति में आ जाएंगे कि उसमें से कितने S2 और S2 में से बीटा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 या बीटाज निकल चुके हैं, तो आपके पास में लास्ट में क्या बन जाएगा, n-m बन जाएगा। इसमें से n-m बीटाज निकल चुके होंगे बिकॉज इसमें लास्ट में उतने ही एलिमेंट बचेंगे जितना कि V का डायमिनेशन से, यानी कि n एलिमेंट बचेंगे। क्या बचेंगे आपके डायमिनेशंस इक्वल टू n एलिमेंट बचेंगे। शो इन S2 में से जो बीटाज है इनमें से n-m निकल जाएंगे, तो बचे आपके पास में क्या, बीटाज बचेंगे। तो वो अल्फ़ा के साथ मिलकर क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे। वो अल्फ़ा के साथ मिलकर क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे। और उस स्थिति में जो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे वो इस S या जो लास्ट में सेट्स बचेगा वो n-m बीटाज को हटाने के बाद में उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे, यानी कि वेक्टर्स होंगे n, और वो जनरेट करेगा V को, और वही बेसिस होगा। क्योंकि किसी भी बेसिस में भले ही वो किसी और का बेसिस हो या जो आप मानकर चल रहे हैं या स्टैंडर्ड बेसिस है, उसके अल्फ़ा में भी अगर कोई बेसिस होगा और उसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसमें अगर कोई अल्फ़ा है जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी कि आप कोई भी बनाए चाहे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स को रखते हुए बनाए या किसी और को रखते हुए बनाए, और वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशंस है उसमें उतने ही डायमेंशंस ऑफ वेक्टर स्पेस रहेंगे, यानी कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट किसी भी बेसिस में सेम होंगे। ये हम डायमेंशनल थ्योरम में पढ़ चुके हैं। शो जो आप सेट्स बचेगा वो लास्ट में कम होते हैं, तो उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, n हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया जो लास्ट में सेट्स बचेगा, सपोज वो आपके पास में क्या बचेगा आपके पास में n-m इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू शोन्स अल्फ़ा m और बीटा 1 अप टू शोन्स बीटा n-m। क्योंकि n-m को m में ऐड करने पर, यानी कि इसे अल्फ़ा m और n को ऐड करने के बाद में तो ये कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, आपके n हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। तो ये n वेक्टर्स हो जाएंगे। लास्ट वाला सेट्स जो बनेगा वो आपके पास में यही बनेगा कि माइनस m इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू शोन्स अल्फ़ा m बीटा 1 बीटा 2 अप टू शोन्स बीटा n-m। सो सुपर सेट्स हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, सुपर सेट्स होगा। किसका, S का। उस S का जो आप पहले वाला S क्या बना रहे थे, S इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू शोन्स अल्फ़ा m का, यानी कि इसमें सारे के सारे अल्फाज आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स को एक्सटेंड करके या बढ़ाकर या उसमें कुछ और एलिमेंट डालकर उसमें आप बेसिस बना सकते हैं, लेकिन उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट उतने ही होंगे जितने की वेक्टर स्पेस का डायमेंशन से। क्लियर हुआ। इस थ्योरम्स को मैंने अच्छे से समझाया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस थ्योरम को एक बार अपनी बुक से में रीड आउट कीजिएगा और समझिएगा, उससे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।